हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज से हम लोग एक नए यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट। ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सीयूईटी पीजी एंड एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि हर साल इससे 5 से 6 क्वेश्चन अराइज हो ही जाते हैं। और बहुत ही बेसिक और आसान यूनिट है, क्योंकि हम लोग इसे क्लास 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं। बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, ग्रेजुएशन में हमने पढ़ा है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, बहुत सारे डायरेक्टिंग, सुपरविजन, मोटिवेशन, ये सारे कंसेप्ट्स को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज शुरुआत है तो आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ अगर एमकॉम एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, कंप्लीट बैच अवेलेबल है जहां पे तुम्हें वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाती हैं, डीपीपीज मिल जाती है, मॉक टेस्ट मिलते हैं, फिर टेस्ट सीरीज तो चलती रहती है, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, तुम्हारे डाउट सॉल्व किए जाते हैं, साथ ही साथ तुम्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाता है। और कुछ टाइम बाद तुम्हें क्वेश्चन बैंक्स भी मिल जाएगा हर यूनिट से रिलेटेड। मतलब प्रैक्टिस में तुम्हारी कमी नहीं होगी। पहले तुम्हारे कंसेप्ट पे फोकस किया जाएगा, तुम्हें नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। उसके बाद तुम्हें टेस्ट सीरीज, जैसे ही कोई चैप्टर एंड हुआ उसका एक टेस्ट होगा, फिर फुल लेंथ टेस्ट होता है और क्वेश्चन बैंक मिलता है। अगर इंटरेस्टेड हो इस पर्टिकुलर कोर्स में तो जाओ, ऑफर प्राइस अवेलेबल है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का, वहां से ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन से तुम ज्वाइन कर सकते हो। बिना किसी देरी के अपने आज के हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। देखो, मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट सारी चीजें एक ही हैं, ठीक है। और इसी में हम लोग एचआरएम के भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है। लेमन लैंग्वेज में तो हमें तो ये पता है, किसी भी चीज को इफेक्टिवली अगर हम लोगों को मैनेज करना है तो वही मैनेजमेंट होता है। लेकिन अगर इसका डेफिनेशन देखने जाए तो वो काफी ब्रॉड मतलब हमें समझाता है। और अगर तुम ऑथर्स के डेफिनेशन देखो तो कुछ ऑथर्स सिंपल डेफिनेशंस भी बताते हैं। तो समझते हैं एक एक करके सारे डेफिनेशंस को और उसके मीनिंग को। तो सबसे पहले क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्स इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये डेफिनेशन दिया गया है क्रिटनर के द्वारा। इसमें क्या कहा गया कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अब ये किस चीज का प्रोसेस है? किसी काम को करने का। अब ये काम आप किसी के माध्यम से करवा सकते हो या खुद भी कर सकते हो। अगर किसी के थ्रू करवा रहे हो या खुद कर रहे हो तो इफेक्टिवली करो, ठीक है, जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होता जाए और कम से कम एफिशिएंटली आप अपने रिसोर्सेस को यूज करो, क्योंकि जो आपका एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है। तो मैनेजमेंट का होल सोल ये पर्पस होता है, किसी भी काम को हमें इफेक्टिवली करना है जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई हो जाए, साथ ही साथ कम से कम रिसोर्स इस्तेमाल हमें करने हैं। तो ओवरऑल इट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू others effectively achieve organizational objectives by efficiently using the limited resource in changing environment। ठीक है, तो ये इसका बेसिक सा मतलब होता है हमारे मैनेजमेंट का। अब मीनिंग को अगर हम लोग जाने तो इसमें हमें तीन चीज हमने यहां पे हाईलाइट किया है। पहला है प्रोसेस, दूसरा है इफेक्टिवली और तीसरा है एफिशिएंटली। ये तीन चीजें क्या होती हैं? तो प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो प्रोसेस एक प्राइमरी फंक्शन है जिसके अंदर प्लानिंग आएंगे, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। प्रोसेस में ओवरऑल ये चलता है, कोऑर्डिनेशन भी उसका हिस्सा है, ठीक है। सारी चीजों में कोऑर्डिनेशन, हर एक एस्पेक्ट में मैनेजमेंट के चाहे कोई भी एस्पेक्ट को उठा के देख लो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, सब में कोऑर्डिनेशन होता है। तो प्रोसेस बताता है ये मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शन को। इफेक्टिवनेस बताता है कि आप सही काम को सही तरीके से एक टाइम फ्रेम में कर रहे हो। और एफिशिएंसी हमें यह बताती है कि आप टास्क को कम से कम रिसोर्स इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट कर रहे हो। मतलब आप अपने रिसोर्सेस का एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ले रहे हो, जहां पे आप कम से कम वेस्टेज कर रहे हो और मैक्सिमम आउटपुट निकाल कर दे रहे हो। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो मैनेजमेंट इन्हीं तीन एलिमेंट से मिलकर बना है, प्रोसेस, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब थोड़ा और अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है, तो इफेक्टिवनेस हमें बताता है सही काम, डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द असाइंड जॉब। जो भी आपको काम असाइन किया गया है उसको आप टाइम में कंप्लीट कर रहे हो, नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। तो इफेक्टिवनेस में कॉस्ट नहीं देखा जाता है, उसमें सही काम, सही तरीका और सही टाइम पे होना चाहिए। लेकिन एफिशिएंसी बात करता है
अबाउट डूइंग द जॉब इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपको आउटपुट निकालना और कम से कम इनपुट लगाने हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी का ओवरऑल फोकस ही कॉस्ट पे है, ठीक है। क्लियर है इन दोनों में? तो अभी तक तो समझ आ गया होगा सारी चीजें। अब हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को, या फिर कहो तो उसके नेचर को डिस्कस करते हुए हम लोग चलेंगे। सबसे पहला, मैनेजमेंट क्या है? ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस से क्या मेरा मतलब है? एक ऑर्गेनाइजेशन को एक सिंपल और क्लियर गोल सेट करना चाहिए, जिससे कि उसके जितने भी इंप्लॉयज हैं उस गोल को समझ जाए और उसको अचीव करने में लग जाए। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन को एक सिंपल और क्लियर गोल सेट करना होता है, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस का बेसिक रीजन होता है। अगर आपका गोल ही बेसिक और क्लियर, अच्छा गोल नहीं होगा, तो आप एग्जिस्ट ही क्यों करोगे? मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग द गोल। तो क्या ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है? ऑर्गेनाइजेशन ने गोल सेट करा, अब मैनेजमेंट का क्या काम है? जितने भी इंप्लॉइज है, जितने भी इंडिविजुअल है, वो सबको इकट्ठे करेगी, सबके एफर्ट्स को लगा के उस गोल को अचीव करने में लग जाएगी। तो ओवरऑल मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सेकंड, अगर हम लोग बात करें तो मैनेजमेंट क्या है? ऑल परवेसिव। परवेसिव से मतलब होता है जो हर जगह एग्जिस्ट करे। कहीं का भी एग्जाम्पल ले लो, एक बड़ी कंपनी का एग्जाम्पल ले लो, या एक छोटे से चाय की दुकान या चाय की टपरी का एग्जाम्पल ले लो, हर जगह मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर मैनेजमेंट वहां पे नहीं है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस नहीं होना है। कुछ दिन तक चलेगी वो चीजें, फिर जाके वो बंद हो जाएंगी। तो ओवरऑल मैनेजमेंट का कॉमन जो कह सकते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे इकोनॉमिक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को ले लो, एनजीओ वगैरह ले लो, सोशल जिसमें आते हैं, गवर्नमेंट कंपनी ले लो, स्कूल ले लो, प्राइवेट कंपनी ले लो, एनजीओ ले लो, हर जगह पे मैनेजमेंट अवेलेबल है, ठीक है। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, मतलब मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो 3 डायमेंशन से मिलकर बनती है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन। मतलब इन तीनों के बिना मैनेजमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। काम होना जरूरी है, लोगों का होना जरूरी है, और ऑपरेशन ओवरऑल प्रोसेस भी चलना जरूरी है, ठीक है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार हमने मैनेजमेंट कर दिया, अब आराम से इसे ठंडे बस्ते में रख दो, देखा जाएगा 1 साल बाद कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। नहीं, मैनेजमेंट एक ओवरऑल प्रोसेस होता है। मतलब आप इसको या तो डेली तो इंप्लीमेंट करना होता है, ये रेगुलर ऑपरेशनल चलता है। हमें जो भी काम कर रहे हैं उसको टोटली अपडेट रखना, चाहे डेटाबेस के मामले में कह लो या स्टॉक मेंटेन करने की बात कर लो, हर चीज में मैनेजमेंट होनी चाहिए और कंटिन्यूस होनी चाहिए। जैसे ही जो काम हुआ उसे अपडेट करो। फिर ये ग्रुप एक्टिविटी है, ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हो। मतलब अगर मेरा एक चाय का दुकान ही है तो मुझे उसमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है, मुझे एक हेल्पिंग हैंड रखना होगा। अगर वो हेल्पिंग हैंड किसी दिन नहीं आता है तो हो सकता है मैं उस दिन उतना आउटपुट ना निकाल पाऊं, उतने रिवेन्यूज जनरेट ना कर पाऊं। वैसे एक पूरी ओवरऑल कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो वो एक सीईओ या फिर एक मैनेजर की वजह से नहीं चलता है। उसमें जितने भी इंप्लॉइज होते हैं सबके कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशंस होते हैं। हर सीईओ, मैनेजर, इंप्लॉइज, सुपरवाइजर, सबऑर्डिनेट जितने भी होते हैं सब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, तब जाकर वो मैनेजमेंट पॉसिबल हो पाता है उस ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा नहीं कि एक टॉप लेवल पे जो बंदा बैठा हुआ है उसने अपनी एफर्ट्स लगा दिए और मैनेजमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल रही है, नहीं ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट क्या है? एक डायनामिक फंक्शन है। मतलब ये ऑटोमेटिकली तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आता है, मैनेजमेंट में भी वैसा ही हमें चेंजेस लाना होता है। इट हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू इट्स चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। तुम्हें पता है कि हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, अलग अलग रीजन हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बदलती हैं, कुछ इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं, ठीक है, सोशल चेंजेस आते हैं, तो इसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं। तो हमें हमारे मैनेजमेंट को भी वैसा ही बनाना होगा, सो दैट अगर इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो हमें उस अकॉर्डिंग अडॉप्ट भी करना होगा, हमारा मैनेजमेंट भी उसी अकॉर्डिंगली चले। तो ये कुछ हमने फीचर्स देखे यहाँ पे मैनेजमेंट के। एक और है कि मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है, इसे हम लोग देख तो नहीं सकते लेकिन इसकी प्रेजेंस को हम लोग फील कर सकते हैं। बस इतनी सारी चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की। तो देखो, सबसे पहले इसको मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स को 3 अलग अलग भाग में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तो पहला आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल। दूसरा आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव,
और तीसरा आता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, या कहो तो पर्सोनल भी बोल सकते हैं इसे हम, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर भी 3 एम होते हैं या 3 सब हेड्स होते हैं। कौन कौन से? सर्वाइवल, सर्वाइवल, दूसरा आता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी, और तीसरा आता है हमारा ग्रोथ, ठीक है। अब इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को हमें समझना है कि ओवरऑल एक मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर उसके 3 एम होते हैं। सबसे पहले उसको मार्केट में करना होगा सरवाइव। अगर कोई एक नई कंपनी आ रही है मार्केट में, तो सबसे पहले उसका होलसेल पर्पस ये होना चाहिए कि हमने जो पैसे लगाए हैं उसके माध्यम से हम सरवाइव कर जाए। अगर वो जब सरवाइव कर लेता है, सरवाइव मतलब मेरा समझ पा रहे हो ना, कि इतना रेवेन्यू कमा ले जो कि हमारे कम से कम कॉस्ट को कवर अप कर दे, है ना। दूसरा आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट में ये देखा जाता है कि इतना रेवेन्यू हम लोग कमा ले जिससे हमारे कॉस्ट तो कवर हो ही जाए, साथ ही साथ रिस्क भी कवर हो जाए। इन फ्यूचर कुछ रिस्क अराइज होते तो हम लोग उसको हैंडल कर ले। और तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ। ग्रोथ में क्या देखा जाता है? खुद को इंप्रूव करो और खुद को आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार करो। मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इतना स्ट्रांग कर दो कि वो आने वाले टाइम में एक अलग लेवल पे हमें देखने को मिले। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो या कोई कंपनी हो, उसका सबसे पहला एम होता है सर्वाइवल, दूसरा होता है प्रॉफिटेबिलिटी कमाना, और तीसरा होता है खुद को ग्रोथ की ओर ले जाना। ये हम देखते हैं किसके अंदर? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर। अगर हम लोग बात करें सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है कि आप सोसाइटी के लिए भी कुछ करो। लाइक आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो, जनरेट कर रहे हो, रिक्रूटमेंट्स कर रहे हो। जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो वहां के लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि आके वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, सो दैट उनको भी, सोसाइटी को भी ये फील हो कि अगर हमने इस कंपनी को अपने सोसाइटी में जगह दिया है तो ये कंपनी हमारे लिए भी कुछ कर रही है। बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करो, लाइक पार्क आपने बनवा दिया, कुछ छोटे छोटे स्कूल्स में प्रोग्राम्स करवा दो, मतलब बेसिक लेवल पे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स या पर्सोनल ऑब्जेक्टिव्स की। तो इसका ये मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मैन पावर है, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जितने भी स्टाफ्स हैं, सबको आप एक अच्छी सैलरी दो जिससे उनका रहन सहन हो पाए, स्टैंडर्ड, अभी के टाइम के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो मीट कर पाए। वेरियस पर्क्स प्रोवाइड करो, बेनिफिट्स प्रोवाइड करो, ठीक है। टाइम टू टाइम बोनसेस प्रोवाइड करो, ठीक। और एक अच्छे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो। तो पर्सोनल यहां पे होना चाहिए, पर्सनल कह लो, पर्सनल कह लो, बात ही सेम ही है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हमें देखते हुए चलना है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब मैनेजमेंट एक बहुत यहां पे कह सकते हो डिबेट वाला टॉपिक है कि मैनेजमेंट आर्ट है कि साइंस है, या सोशल साइंस है, या प्रोफेशन है, क्या है? आगे तो चल के हमें सोशल साइंस भी देखने को मिलता है, डिसिप्लिन भी देखने को मिलता है। तो क्या है? बेसिक तो यही 3 होते हैं हमारे, आर्ट होते हैं, साइंस होते हैं और प्रोफेशन है। तो क्वेश्चन हमें समझना है कि मैनेजमेंट आर्ट कैसे होता है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि एक्चुअल में आर्ट बोलते किसे हैं। आर्ट का मतलब क्या होता है? आसान भाषा में समझे तो कला। जिस वो व्यक्ति जिसके अंदर किसी ड्राइंग को बनाने की या कुछ ऐसी चीजों को बनाने की क्षमता हो, हम कह सकते हैं वो आर्ट करके आए। आर्ट समझते हो ना? जैसे यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज भी चलते हैं आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स वाला हो गया, फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स होता है। हर चीज कला है। परफॉर्मिंग हम लोग क्या देखते हैं? म्यूजिक की बात करते हैं, डांस की बात करते हैं। विजुअल में हम लोग क्या देखते हैं? पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, ये सारी चीजें। लेकिन ओवरऑल क्या है? वो एक आर्ट ही है। तो आर्ट कुछ भी हो सकता है। वैसे ही मैनेजमेंट भी हमारा क्या है? एक आर्ट है, एक कला है। तो आर्ट रिफर्स टू स्किलफुल एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। आपके पास जो नॉलेज है, जो नॉलेज आपने स्टडी के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से या एक्सपीरियंस के माध्यम से आपने उसे एक्वायर करा है, उसे सीखा है, उस नॉलेज को अप्लाई करना ही आर्ट कहलाता है। अब जरूरी नहीं है कि वो पेंटिंग बनाना, ड्राइंग बनाना या फिर एक गाना गाना ही आर्ट हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज पहले से है, आप उसको क्या करते हो? उसको उसमें कुछ चेंजेस फेर बदल बदल करके उसको अप्लाई करते हो। तीसरा आता है, आप ये चीज किस पे बेस्ड होगा? आपके प्रैक्टिस पे और क्रिएटिविटी पे। एक दिन में तो आप सीखने से रहे। सेम चीज हमारे मैनेजमेंट में भी होता है। मैनेजमेंट में भी हमारे पास जो हमारे मैनेजमेंट करते हैं, टॉप लेवल पे जो बंदे बैठे रहते हैं, वो अगर कुछ कर रहा है तो उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज पहले से होगी, उसके पास एक्सपीरियंस होगा, वो उसमें ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चेंजेस करेगा और उसे अप्लाई करेगा। अब ये चीज कैसे आएगा? प्रैक्टिस के बेसिस पे, क्रिएटिविटी के बेसिस पे। तो
हमें समझ में आ गया हो कि आर्ट और मैनेजमेंट दोनों सेम चीज है। जैसे आर्ट में चीजें होती हैं हमारे मैनेजमेंट में भी वैसे चीजें होती हैं। क्लियर है? दूसरा अगर देखो तो मैनेजमेंट क्या है? एक साइंस है। साइंस क्या है? साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि जनरल ट्रूथ और प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, जिसको कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेस्ट किया गया है और फिर बाद में जाके वो अप्लाई हुआ है। मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पे, बहुत सारे थ्योरीज पे बेस्ड है। तो सेम चीज हमारे मैनेजमेंट में भी होते हैं। फ्योल के प्रिंसिपल, टेलर के प्रिंसिपल, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो जैसा साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, प्रिंसिपल्स हुए, सेम चीज हमारे मैनेजमेंट में भी होती है। अब वो भी एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है साइंस, उसी प्रकार हमारा मैनेजमेंट भी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। और उन प्रिंसिपल्स की वैलिडिटी यूनिवर्सल होती है, मतलब सब जगह पे वो चीजें अप्लाई होती हैं। सेम चीज हमारे मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल हर जगह पे अप्लाई होते हैं। ठीक है? तो आई होप तुम्हें अभी तक सारी चीजें समझ आई होगी जो भी मैंने तुम्हारे साथ अभी तक डिस्कस किया है। अब हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट कैसे प्रोफेशन है। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एक स्पेशल स्किल, जहां पे आप हर कोई व्यक्ति एंट्री नहीं ले सकता। अगर आपके पास वो चीजें हैं, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, तभी आप उसमें आ सकते हो प्रोफेशन के अंदर। लाइक अगर हम लोग बात करें चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर, तो इसमें आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट लेवल्स को क्वालिफाई करते हो, फिर आर्टिकलशिप करते हो, ट्रेनिंग होती है आपकी, तब जाके आप एक प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाते हो। ठीक है? तो ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। आईसीएआई या सीए एक प्रोफेशन के अंदर आता है। तो सेम चीज मैनेजमेंट पे भी अप्लाई होता है। एमबीए वगैरह करते हो, अच्छी जगह से आप डिग्री होल्ड करते हो, तब जाके आप यहाँ पे लेते हो। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, कोई भी नहीं आ सकता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे माना जाता है, सबको फॉलो करना होता है। और मोटिव सर्विस वाली होती है। मेन प्रोफेशन क्या होता है? क्लाइंट्स को सर्व करो। तो सेम चीज हम मैनेजमेंट में भी देखते हैं। जैसे प्रोफेशन में होता है वैसे ही हमारे मैनेजमेंट में भी चीजें होती हैं। बोला गया कि मैनेजमेंट अभी तक सारे फीचर्स फुलफिल नहीं कर पाया है प्रोफेशन का, तो हम कह सकते हैं ये एक फुल फ्लेजेड प्रोफेशन नहीं है, डॉक्टर्स की तरह, लॉयर्स की तरह। ठीक है? चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको टोटल 4 लेवल्स देखने को मिलेंगे। वैसे बेसिकली तो 3 ही होते हैं, टॉप वाले, मिडिल वाले और फर्स्ट। ठीक है? या लोअर लेवल भी जिसे हम बोलते हैं, या थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। एक और होता है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स भी होते हैं, जैसे सेल्समैन हो गए, क्लैरिकल इंप्लॉइज हो गए, टेक्निकल इंप्लॉइज हो गए, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, ये सारे लोग आते हैं इसमें। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें टॉप लेवल की, तो टॉप में हमारे कौन कौन आएंगे? प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एमडी, जीएम, वीपी। क्लियर है? इनका मेन टास्क क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, पॉलिसीज हैं और स्ट्रैटेजीज है, इन सबको फॉर्मुलेट करो और ऑर्गेनाइज करो और कंट्रोल करो वेरियस एक्टिविटीज को। कंट्रोलिंग द वर्क, परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड अप्रूविंग द बजट्स। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं पॉलिसीज बनाना, फ्रेम करना, बजट पास करना, ये टॉप लेवल का काम होता है। सीईओ, एमडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बैठे हुए हैं टॉप लेवल पे, उनका काम होगा ये। अगर हम लोग बात करें मिडिल लेवल, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट हेड्स आ जाएंगे, ब्रांच मैनेजर आ जाते हैं, स्कूल की बात करें तो डीन ऑफ स्कूल आ जाते हैं। तो मिडिल में क्या आएंगे? हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स। इन सब का मेन काम क्या होता है? जो प्लान्स, जो पॉलिसीज टॉप लेवल ने फॉर्मुलेट करा, आप उसको एग्जीक्यूट करोगे। कैसे उसे इंप्लीमेंट करना है आपको ये देखना होगा। ठीक है? एंड प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप एंड अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना, इंस्ट्रक्शंस इशू करना, नोटिस जो होते हैं वो सर्कुलेट करना, ये सारे काम मिडिल लेवल में आते हैं। अगर हम लोग बात करें सुपरवाइजरी लेवल, ठीक है, या फिर ऑपरेशनल लेवल, ये लेवल जो है ना, इसको हम लोग सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। तो इनमें कौन कौन आपके फोरमैन्स आ जाएंगे, सुपरवाइजर आ जाते हैं। इनका मेन टास्क ये होता है, जो पॉलिसीज एग्जीक्यूट किए गए मिडिल लेवल के द्वारा, तो उनको ये देखना कि क्या एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो भी पाए या नहीं। अगर वर्कर्स के बीच में कुछ ग्रीवियंस हो रहे हैं तो उसको हैंडल करना। क्लियर है? ये लेवल्स हमें याद रखना होगा। अब ये फंक्शंस, इसको हम लोग इकट्ठे समझेंगे। प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अभी इंट्रो ले लेते हैं, फिर सब पे अलग सेपरेट वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगी। प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं।
ठीक है, टारगेट सेट करते हैं, प्लान फॉर्मुलेट करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्लानिंग और कंट्रोलिंग में लिंक करते हैं हम लोग कि पास्ट की गलतियां प्लान करते वक्त अगले साल सही कर लेंगे हम लोग। तो प्लानिंग कंट्रोलिंग में लिंक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, हम लोग ड्यूटीज असाइन करते हैं, टास्क को ग्रुप करते हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ग्रुप एस्टैब्लिश करते हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। स्टाफिंग में हम लोग देखते हैं सही पर्सन को सही जॉब पे असाइन करना, रिक्रूटमेंट करना, प्रमोशन करना, ये स्टाफिंग सेक्शन डील करता है। डायरेक्टिंग की बात करें तो लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग, ये सारी चीजें आती हैं, अपने इंप्लॉयज को कैसे आप मोटिवेटेड रख रहे हो। कंट्रोलिंग की बात करें तो इसमें मॉनिटर करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, ठीक है, मतलब ओवरऑल देखना कि आपने जो प्लान बनाए क्या उस हिसाब से चीजें इंप्लीमेंट हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं। चलो अब देखो ये जो कंसेप्ट है ना, हमें थोड़ा सा कंसेप्ट तो नहीं बोलूंगा, मतलब कुछ ऑथर्स हैं उनके द्वारा कुछ चीजें दी गई हैं, इसे हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। अब देखो थोड़ा बहुत अलाइनमेंट यहाँ पे टेढ़ा हो गया है, जैसे इसमें भी यहाँ पे अलाइनमेंट टेढ़ा हो गया, इसको मैनेज करते हुए चलना, ठीक है। चलो सबसे पहले यहां पे अगर देखो फ्योल, फ्योल के द्वारा जो कंसेप्ट्स दिए गए हैं, फॉरकास्टिंग एंड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोल, हम इसे कह सकते हैं POCCC। पूछा जाता है एग्जाम में। राफ डेफिस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उनका कहना है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल, तीन चीजें होती हैं। लुथर गुलिक जो मोस्ट फेमस है, इनका कहना होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, सॉरी, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। क्या हो गया, पॉज्ड, पॉज्ड कर्व, लिख लेना अपने नोट्स में। जीआर टेरी के द्वारा बोला गया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग मतलब इनिशिएटिंग एंड कंट्रोलिंग। पीओएसी कून्स एंड ओडेनल के द्वारा अगर देखा जाए तो क्या बताया गया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। पीओएसडीसी, तो ये सारी चीजें याद रख लेना, कून्स और डोनल का रख लेना, लुथर गुलिक का रख लेना, फ्योल का रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये चीजें स्टैटिक है, तुम्हें रटनी ही होगी। अब हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन जैसे कंसेप्ट की। तो कोऑर्डिनेशन क्या कहता है, ओवरऑल तुम्हें तो पता होगा कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, आपस में मेल मिलाप रखना, जितने भी इंप्लॉयज काम कर रहे हैं बीच में अनबन ना हो, अच्छे से हर डिपार्टमेंट एक दूसरे डिपार्टमेंट को कंट्रीब्यूट करे, कोऑर्डिनेट करे, जितने भी इंप्लॉयज हैं आपस में मेल मिलाप बनाकर रखे, ठीक है, कोई किसी के लिए पॉलिटिक्स ना करे। तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन का प्रैक्टिकल अभी सिनेरियो में यही चलता है, हर ऑफिस में कहीं ना कहीं केओस होते रहते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में तो डिफरेंट इंप्लॉयज के बीच में। इससे क्या होता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हिंडर हो जाता है, काम रुक जाती है, जो हमारा मेन काम है जिसे हमें गोल को अचीव करना है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन इसीलिए जरूरी है। एक डेफिनेशन प्रॉपर पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेशन ये है कि एक फोर्स है विच सिंक्रोनाइजेस ऑल द फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। इस स्टेटमेंट का कहना है कि कोऑर्डिनेशन वो शक्ति है, वो फोर्स है जो मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को सिंक्रोनाइज करके चलती है, इकट्ठे तालमेलाप चल लेकर चलती है, मतलब बैलेंस बनाकर चलती है। प्लानिंग भी वहीं चल रहा है, ऑर्गेनाइजिंग भी, स्टाफिंग भी, डायरेक्टिंग भी, कंट्रोलिंग भी, मतलब सारे डिपार्टमेंट में क्या एक सिंक है। अगर एक स्टाफिंग डिपार्टमेंट को प्लानिंग डिपार्टमेंट से कुछ डेटा चाहिए होगा तो उसे आसानी से मिल जाए, वही कोऑर्डिनेशन है। अब दूसरा डिपार्टमेंट तीसरे डिपार्टमेंट को डेटा देने से मना कर दे तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। तो कोऑर्डिनेशन एक फोर्स है जो कि मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को सिंक्रोनाइज करते हुए चलता है, साथ ही साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जितने भी एक्टिविटीज होती हैं उसको कोऑर्डिनेट करते चलता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट्स इन ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन, डिले एंड केओस। तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ये सारी दिक्कत देखने को मिल सकती है। हो सकता है एक काम दो बार हो जाए, डुप्लीकेशन देखने को मिल जाए, कई एंट्रीज में डुप्लीकेशन मिल जाए, काम में डिले हो जाए, आपस में अनबन हो जाए, केओस। It is concerned with all the three levels of a management, as if all the management are looked together, they become a group, and in the case of every group, they also require coordination among the themselves. तो कहने का ये मतलब है कि कोऑर्डिनेशन जितने भी मैनेजमेंट के लेवल्स हैं, अभी हमने जो ऊपर पढ़ा उसमें होते हैं, क्योंकि अगर हम सारे लेवल्स को देखें तो वो भी क्या है, हमारा ओवरऑल फंक्शन है, ओवरऑल एक ग्रुप बन गया, तो उस ग्रुप में भी कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ओवरऑल एक फटाफट से इसका हम लोग लेते हैं ओवरव्यू। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, जितने भी लोग हैं सबके प्लान्स को, सबके शेड्यूल्स को कुछ इस तरीके से हैंडल करता है, इस तरीके से सिंक करता है कि हमारा जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाता है। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब सबको एक डायरेक्शन में जाएंगे, कोऑर्डिनेशन का ये काम इंश्योर करना है।
कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार आपको करना होगा। सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो अपने डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बनाए रखें। डेलिब्रेट फंक्शन है, मतलब होना जरूरी है, जानबूझ के किया जाता है ये फंक्शन, नहीं करेंगे तो दिक्कतें आएंगी। और परवेसिव फंक्शन है, मतलब हर डिपार्टमेंट में हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी हो जाता है। क्लियर? चलो अब कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा चलो, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरव्यू अभी मैं दे देता हूं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट। लेक्चर नंबर 2 होगा हमारा। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की हम लोग बात करें तो देखना जरा ध्यान से। एडमिनिस्ट्रेशन का मेजर फंक्शन होता है किसी भी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट का काम होता है उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना फॉर द ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट। इसका ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या होता है? डिटर्मिनेटिव। इसका क्या होता है? एग्जीक्यूटिव। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव का, एडमिन का काम क्या है? डिटरमाइन करना। मैनेजमेंट का काम क्या करना है? उसने जो काम किया उसको एग्जीक्यूट कर देना। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इसका मेन काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव का, और मैनेजमेंट का होता है डायरेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द मेन फंक्शंस। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है और कंसेप्चुअल होता है, और मैनेजमेंट जो होता है ये नैरो और ऑपरेशनल होता है, थोड़ा छोटा होता है। एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा इन्फ्लुएंस होगा एडमिनिस्ट्रेशन, और मैनेजमेंट इंटरनल फोर्सेस के द्वारा। कंसेप्चुअल एंड ह्यूमन स्किल्स आर प्रोमिनेंट, इसमें टेक्निकल स्किल्स चाहिए होंगे मैनेजमेंट में। एंटरप्रेन्योर एंड ओनर्स आर इन्वॉल्व, इसमें इंप्लॉयज इन्वॉल्व होते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन टॉप लेवल का काम होता है, और ये मेनली मिडिल और लोअर लेवल का काम होता है। अब चाहो तो तुम इसके डेफिनेशन को थोड़ा सा पढ़ सकते हो, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दे रखे हैं। आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजों को कवर अप किया। आई होप तुम्हें सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लेक्चर को लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना। साथ ही साथ अगर तुम कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो जाके फटाफट से इस बैच को ज्वाइन करो और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। अभी तक हमने बहुत सारे यूनिट्स कोर्स के अंदर कवर कर रखा है, उसके रिकॉर्डिंग्स आप ऐप में जाके देख सकते हो। साथ ही साथ उसके टेस्ट को भी दे सकते हो और उसके नोट्स को भी रिवाइज कर सकते हो। तो अगर इंटरेस्टेड हो इस बैच में तो जाके एग्जाम टाइम ऐप से डाउनलोड करो, एग्जाम टाइम ऐप डाउनलोड करो। वहां पे स्टोर सेक्शन में कोर्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, और कोर्स में इनरोल होकर अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।